हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल एवरीथिंग इज पॉसिबल, यानी कि सब कुछ संभव है में। तो आज आपके लिए लेके आ रहे 10 जून को जो MGSU के बीएससी फाइनल ईयर का केमिस्ट्री का पेपर होने वाला है, केमिस्ट्री सेकंड का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होप आप सबके जो पहले करवाए गए वो क्वेश्चन काम आए होंगे एंड ये भी आगे के पेपर में काम आएंगे। सो वेरी वेरी ऑल द बेस्ट एंड फोकस ऑन दिस। साथ में प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना हमारा चैनल, ठीक है? तो आपको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो क्या क्वेश्चन है, तुल्य व अतुल्य प्रोटोन से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तुल्य प्रोटोन, यहाँ पे प्रोटीन नहीं है, प्रोटोन है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और इक्विवेलेंट प्रोटोन बोलते हैं और अतुल्य प्रोटोन को नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं तुल्य प्रोटोन की। आपको मैं सीधा हिंदी में समझा देती हूँ। तुल्य प्रोटोन क्या होते हैं? ऐसे प्रोटोन होते हैं जिसको किसी भी डायरेक्शन में देख लो, जिनकी जो वैल्यूज होती है वो सेम रहेगी, ठीक है। किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं अलग अलग पाथवे में, ठीक है। उसके बाद में क्या है, हर डायरेक्शन में इसकी क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है वो सेम रहती है, जिसके कारण जो इसका स्पिन होता है, चक्रण होता है, वो भी क्या होता है, सेम ऊर्जा के साथ में होते हैं। एग्जाम्पल हो गया बेंजीन, ठीक है। अब अतुल्य प्रोटोनों की बात करें तो ये एक ही डायरेक्शन होते हैं, यूनिडायरेक्शनल सिंगल वेव में चलने वाले, ठीक है। तो इनका मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, सेम नहीं होता, हर जगह अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग आता है। तो इस कारण ये नॉन इक्विवेलेंट प्रोटोन या फिर अतुल्य प्रोटोन कहलाते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आ गया मैथिल एसीटेट। तो यही बात इंग्लिश में लिखी हुई है, आपको दिखा देती हूँ। तुल्य प्रोटोन में क्या क्या, आइडेंटिकल इन एवरी वे मैग्नेटिक फील्ड व्हिच गिव देम सेम स्पिन एनर्जी। ओके, बेंजीन इसका एग्जांपल हो गया। ओनली डिफर इन सिंगल वे, ठीक है, यानी सिंगल पाथ में जाएंगे, डोंट हैव सेम मैग्नेटिक फील्ड। इसी का मतलब ये हो गया कि स्पिन एनर्जी भी सेम नहीं होगी, ठीक है। एग्जांपल क्या हो गया, मैथिल एसीटेट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। ये जगह मैंने इसलिए छोड़ी, मुझे आपको दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में क्लियर करवाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है इसको समझते हैं, ठीक है। कि विद्युत चुम्बकीय विकिरणों की आवृत्ति को स्थिर रखकर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को परिवर्तित किया जाता है। जिस भी तीव्रता पर क्या होता है, हमें सिग्नल प्राप्त होता है, यानी क्या होता है, प्रोटॉन हायर स्टेट में जाता है, उसी को क्या कहते हैं, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब ठीक है, जिसने पढ़ा हुआ है उसको समझ आ गया, नहीं समझ आया वहां पे मैं एक चीज बता दूं कि हमने तीन तरह की स्पेक्ट्रोस्कोपी सुनी है, यूवी, आईवी और या फिर बोल देते हैं NMR। ओके, इनमें डिफरेंस बताती हूँ क्या होता है। यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन क्लियर, डिफरेंस भी क्लियर हो गया, अगर इसका कोई क्वेश्चन आ गया वो भी क्लियर हो जाएगा। इन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या किया जाता है, सबसे पहले ये अपने एक कंटेनर ले रहे हैं, इसमें वो लिक्विड डालना है, वो सॉल्यूशन डालना है, जिसका हमको क्या करना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी निकालना है। ओके डन, वो सॉल्यूशन डालेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो भी हम जैसे यूवी कर रहे हैं तो यूवी रेज छोड़ेंगे, ठीक है। अगर आईवी है तो आईवी रेज जैसे यूवी रेज डाल दी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यूवी रेज के मान को धीरे धीरे बढ़ाते घटाते रहेंगे, जैसे कि पहले कम डाली, फिर ज्यादा हो गई, फिर कम कर दी, या फिर और ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो प्रोटॉन होगा ना, वो अपनी जिस भी कंडीशन में, जिस भी रेस पे जाती है, हायर स्टेट पे जाएगा, डाउन, यानी प्रोटॉन कौन सा, H+ आयन, जिस भी रेस को कैच करके अपनी हायर स्टेट में ऊपर की ओर आएगा, तो वहां पे क्या होगा, हमें इस तरह से सिग्नल प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, यूवी सिग्नल मिल गया, और या फिर आईवी डाली तो आईवी सिग्नल मिल गया, ठीक है। यहाँ पे हम चेंज किसकी, फ्रीक्वेंसी में कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं हम रेज की, ठीक है, या तो यूवी की या आईवी की, उस अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर हम बात करें NMR की, तो यहाँ पे वही सेम चीज है, कंटेनर लिया, इसमें वो सॉल्यूशन डाला जो हमें चाहिए, जिसका हमको निकालना है, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमने रेडिएशन डाली, ठीक है, यहाँ पे डाली रेडिएशंस, ठीक है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेडिएशन की चेंज नहीं करनी, क्योंकि NMR में क्या काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड काम करते हैं। एक मिनट रुकिए, NMR में क्या काम करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड काम करते हैं, जिसको हम B नोट से दर्शाते हैं, ठीक है। हमको ये मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी चेंज करनी है, ठीक है। इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे कैसे, जैसे मान लो, पहले मान लो, अज्यूम कर लो 60 मैग्नेटिक फील्ड डाला, फिर इसको 70 किया, फिर 80 किया, जैसे 80 दिया यहाँ पे, ठीक है, जैसे 80 मैग्नेटिक फील्ड दिया इसको, तो यहाँ क्या हुआ, H+ जो आयन था वो यहाँ से अपर स्टेट में आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, जैसे ही ये 80 को कैच करेगा, यहाँ पे हमको इस तरह से एक पीक मिल जाएगी, ठीक है। ये जो पीक है इसको NMR बोल देंगे, NMR सिग्नल बोल देंगे। जो ये आगे वाला है इसको अपवर्ड बोल देंगे, और जो पीछे का एरिया है इसको डाउनवर्ड बोल देंगे।
इस तरह से क्या होता है, हमको एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी मिलती है। तो यहाँ पे दोनों चीजें क्लियर हो रही है, ठीक है। किस प्रकार के एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को, ये मैं अच्छे से दिखा रही हूँ तुमको जूम करके, विद्युत चुंबकीय विकिरणों की आवृत्ति को स्थिर रखकर क्या किया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। यानी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करना है एनएमआर में, ठीक है। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड का मान चेंज किया था कि किसी भी तीव्रता, यानी जिस मैग्नेटिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, प्रोटॉन होगा, वो हायर रीजन में जाएगा और हमको क्या होगा, तुरंत प्रभाव से सिग्नल प्राप्त होगा, उसी को क्या कहते हैं, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन क्लियर हो गए। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टीएमएस की फुल फॉर्म टेट्रामेथिलसाइलिन, ठीक है, या सिलेन बोलते हैं जिसको। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है चक्रण चक्रण युग्मन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए, ठीक है। स्प्लिटिंग वाला बताना है, ठीक है। तो ये क्या है, एक मल्टीपल की 2 निकटवर्ती शिखरों के केंद्र के मध्य की दूरी क्या होती है, हमेशा नियत रहती है, ठीक है। एक मल्टीप्लेट की 2 निकटवर्ती केंद्रों की, यानी जो शिखर है उसके मध्य की जो दूरी होती है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इसे चक्रण चक्रण युग्मन स्थिरांक कहते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो कांस्टेंट दूरी रहती है उसको क्या कहते हैं, चक्रण चक्रण युग्मन स्थिरांक। इसको जे के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल जे से। ओके, फिर यह समझाइए थायोफिन पिरोल से अधिक स्थायी है, क्यों। थायोफिन में क्या होता है, कम विद्युत ऋणता, यानी जो ये विद्युत ऋणता है जिसकी कम विद्युत ऋणता वाला सल्फर परमाणु पाया जाता है, ठीक है। जिस कारण क्या होता है, थायोफिन की जो अनुनादी संरचना है, रेजोनेंस की जो प्रॉपर्टी है, वो क्या होती है, हाई हो जाती है पिरोल की कंपैरिजन में। इस कारण ये क्या होता है, ज्यादा अनुनादी संरचनाएं शो करते हैं। होप आप सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गए होंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्रांतिक मिसेल सांद्रता सीएमसी या फिर क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन से आप क्या समझते हैं। ओके, तो हिंदी में लिखा हुआ है, एकदम कॉमन वर्ड है, मैं बोल बोल के आपको समझा रही हूँ साथ साथ में, ठीक है। तो अनेक भाग सगुणित होकर मिसेल का निर्माण करते हैं, यानी क्या होता है, मल्टीपल जो पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वो सारे आपस में जुड़ते हैं, एक साथ में मिक्स होते हैं, ऐड होते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, मिसेल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। मिसेल का निर्माण विलयन में निश्चित सांद्रता से अधिक होने पर होता है, मतलब कोई सॉल्यूशन है उसमें कांस्टेंट है, उसकी क्या है, कंसंट्रेशन है। अगर उससे ज्यादा अमाउंट में, उसका कंसंट्रेशन से ज्यादा अमाउंट में क्या हो जाए, मतलब ये क्या भाग के अटैच हो जाए, सगुणित हो जाए, तो क्या होता है, मिसेल फॉर्मेशन होता है। इसी को क्या कहते हैं, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, यानी ये जो कंसंट्रेशन है उसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन या फिर क्रांतिक मिसेल सांद्रता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में पायरोइक एसिडिक नेचर, ठीक है। पायरोइक एसिडिक नेचर क्या होती है, वीक होती है, क्यों होती है, इम्यूनो इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है उस कारण, ठीक है। ये लिखा हुआ है, इट इज ए वीकली एसिडिक कंपाउंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्यूनो हाइड्रोजन, ये वाला, ठीक है। ये पायरोइक स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख देती हूँ। होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आपको मैं ज्यादा से ज्यादा पेपर प्रोवाइड करवा सकूं। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सरल व मिश्रित ग्लिसराइड की संरचना, हिंदी इंग्लिश सेम रहेगा, ठीक है। ये सिंपल और जो मिक्सचर है या फिर कॉम्प्लेक्स ग्लिसराइड की स्ट्रक्चर कैसे बतानी है, ये सरल की, ये मिश्रित की है, ठीक है। सरल में क्या होता है, जो फैटी एसिड्स होते हैं ना, यानी जो क्या बोलते हैं इसको, फैटी एसिड को हिंदी में देख लेना, जो फैटी एसिड होते हैं याद रखना, वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। ये देखो C1H35 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 CO 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 O O O, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, सेम है। और यहाँ पे क्या होते हैं, ये जो फैटी एसिड होते हैं वो डिफरेंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि C15H31 C17H35 C17, अब ये आपस में क्या हो गया, आपस में डिफरेंस हो गए, तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, ठीक है। उसके बाद में इसको बोलते हैं पिरोल की तुलना में पिरिडीन अधिक क्षारीय है, क्यों, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक है, कंपैरिजन ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, पिरोल के जो अणु होते हैं उनमें जो नाइट्रोजन परमाणु होता है उसमें जो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो एरोमेटिक षटक के लिए हेक्सागोनल में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। पायरोल की स्ट्रक्चर अभी मैंने बनाई थी, उसके लिए जो एमिनो ग्रुप या नाइट्रोजन ग्रुप था उसका जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लोन पेयर होता है वो उस हेक्सागोनल रिंग के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। जिस कारण वो उस प्रोटॉन को बाहर इजीली डोनेट नहीं दे पाता, त्याग नहीं पाता, दे नहीं पाता, ठीक है। तो इस कारण ये क्या हो गया, कम बेसिक हो गया। जबकि जो पिरिडीन होते हैं ना उसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें जो एकाकी युग्म होता है, जो लोन पेयर होता है वो रिंग की स्ट्रक्चर से बाहर होता है, तो वो इजीली उसे डोनेट कर सकते हैं। इस कारण वो क्या होता है, अधिक क्षारीय होते हैं, ठीक है। पिरोल के अणु में नाइट्रोजन परमाणु का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वलय या फिर रिंग के हेक्सागोनल में पार्टिसिपेट करते हैं। इस कारण क्या होता है, वो देने के लिए उपलब्ध नहीं होता यानी डोनेट नहीं कर सकते।
जबकि जो पेरिडीन है उसमें एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एरोमेटिक जो रिंग है उसके बाहर होता है। एरोमेटिक रिंग यानी हेक्सागोनल जो उसकी रिंग होती है वो, तो अतः प्रोटॉन को क्या होता है आसानी से दिया जा सकता है, डोनेट किया जा सकता है। अतः पेरोल की तुलना में पेरिडीन अधिक क्षारीय है। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पहला आईयूपीएसी की नेम बताना है। ठीक है, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करना है एसिटो एसिटिक एसिड एस्टर का और मेलोनिक एस्टर का। ओके, जब हम एसिटो एसिटिक एस्टर का नोमेनक्लेचर करते हैं तो हमें एथिल 3 ऑक्सो ब्यूटेनोन कहते हैं इसको। ठीक है, और जो मेलोनिक एस्टर उसको प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड कहते हैं। प्रोपेन के स्ट्रक्चर पे 1 और 3 पोजीशन पे डाइओइक एसिड। ठीक है, ओइक एसिड जुड़ा हुआ है, COO ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का। फिर इनामीन को उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, इनामीन क्या होता है? अब कईयों को पता है, कईयों को नहीं पता, इसलिए मैंने इसका वैलिड एकदम अच्छे से बताया कि क्या होता है। कार्बोनिल कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, वो प्राइमरी अमीन से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ठीक है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है C+O। ठीक है, दो इसके सीरियल, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, तो ये दो खुले पड़े ग्रुप के कार्बोनिल कंपाउंड है। इसमें प्राइमरी अमीन, ठीक है, R के जस्ट पास में क्या N है, तो प्राइमरी अमीन हो गई, यहाँ पे कोई रिएक्टेंट कार्बन की चेन आ जाएगी। जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। पहले पद में नाभिक स्नेह का योग बोलते हैं, यहाँ पे हो रहे योग के देखो, जिसके निर्जलीकरण से अब क्या करना है, इसमें से वाटर निकालना है, इतना बाहर निकलेगा तो हमको क्या प्राप्त होगा, इनामीन। ठीक है, इमीन लिख दिया, इनामीन है, देख लेना कि क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड प्राइमरी अमीन के साथ नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं, न्यूक्लियोफाइल एडिशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहले पद में नाभिक स्नेही, न्यूक्लियोफाइल का क्या होता है, योग होता है, अटैक होता है। ठीक है, जिससे निर्जलीकरण से इनामीन मिलते हैं। ऑल्सो कॉल्ड शिफ्ट बेस, इसको शिफ्ट क्षार भी कहा जाता है, ध्यान रखने वाली बात है, शिफ्ट क्षार कहा जाता है। ठीक है, जो रिएक्शन होती है वो मैंने आपको अच्छे से बता दी, एक बार जूम करके दिखा देती हूँ। ठीक है, ओके, जो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है न्यूक्लिक अम्ल को समझाइए या न्यूक्लिक एसिड को समझाइए। नॉर्मल बात है, न्यूक्लिक एसिड बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, जो क्या काम करते हैं, एंजाइम सिंथेसिस में ट्रांसफर्स का काम करते हैं, इन्फॉर्मेशन होती है उसको ट्रांसफर करते हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये क्या, वे यौगिक आनुवंशिक सूचनाओं को परिवर्तित करते हो तथा सेल में यानी कोशिका में, ह्यूमन बॉडी की बात हो रही है, तो ये साइंस वालों के सेल का एक बहुत मतलब है ना, सेल, शेल, सेल अलग अलग टाइप के, तो ये ह्यूमन बॉडी वाला है। ठीक है, ध्यान रखना, इसलिए इंग्लिश में लिखा है। ठीक है, हिंदी में तो कोशिका बोलते हैं, वैसे भी ध्यान रख जाता है। चलो ठीक है, तथा सेल में क्या करते हैं, एंजाइम सिंथेसिस की प्रक्रिया को ट्रांसलेट यानी अनुवादित करते हैं, और साथ में क्या करते हैं, ट्रांसफर यानी स्थानांतरण करते हो, ये क्या कहलाते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, उसके बाद में डीएनए में आरएनए की संरचना में अंतर। अब जो बायो वाले उनके लिए तो सीधा ये वाला काम करना है, और ये होगी आरएनए। ठीक है, तो ये है डबल कर्ली हेयर और सिंगल कर्ली हेयर। ओके, तो गर्ल्स को भी प्रॉब्लम नहीं है, बायो वालों को भी प्रॉब्लम नहीं है। बात आती है मैथ्स वालों की, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान रखिएगा कि डीएनए की फुल फॉर्म होती है डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और आरएनए की होती है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ओके, और जो डीएनए होता है उस पर पोजीशन जो सेकंड होती है, यानी इस टाइप से बॉन्डिंग बनी होती है, तो यानी यहाँ पे क्या होता है कि जो सेकंड पोजीशन होती है वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, एब्सेंट होता है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसमें डबल स्ट्रेन पाए जाते हैं, बताया 3' to 5', 5' to 3'। ठीक है, इसमें सिंगल स्ट्रेन होता है इस टाइप से। ये क्या है, थाइमिन, और इसमें बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, AG एडिनोसिन ग्वानिन और थाइमिन और पिरिमिडीन नहीं आएगा, थोड़ी साइटोसिन आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसके स्थान पे क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है, यू पाया जाता है। ओके, तो ये चीजें हैं, ध्यान रखना, इसको आराम से डीएनए व आरएनए को नोट कर लो, आ जाता है लगभग पेपर में पूछा जाता है तुम्हारे। और न्यूक्लिक एसिड एकदम बेसिक चीज है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ग्लूकोज शिफ अभिकर्मक से क्रिया क्यों नहीं करता है। ठीक है, ग्लूकोज क्यों रिएक्ट नहीं करता शिफ अभिकर्मक से, तो इसका आंसर है बिकॉज ग्लूकोज हैव रिंग्स ऑफ स्ट्रक्चर। सबको पता है कि ग्लूकोज की स्ट्रक्चर कैसे होती है, रिंग यानी साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, और एल्डिहाइड ग्रुप क्या होते हैं, उसके कारण फ्री नहीं हो पाता, जिसके कारण वो शिफ अभिकर्मक से रिएक्शन नहीं करता। उसके बाद में व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉलीसैकेराइड, यानी पॉलीसैकेराइड यानी बहुशर्करा पॉलीसैकेराइड से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ऐसे बहुलक होते हैं जिनका अणुभार अत्यधिक होता है। ठीक है,
जिनका मॉलिक्यूलर वेट, दोज टाइप ऑफ पॉलीमर विच हैव हायर मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, जैसे इनकी जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है टेस्टलेस, स्वादहीन, नॉन सोल्यूबल इन वाटर, यानी जल में अविलय। एग्जाम्पल क्या हो गया, इंसुलिन और सेल्यूलोज, ओके। कि ऐसे बहुलक जिनका अनुपात क्या होता है, अत्यधिक होते हैं, जो स्वादहीन होते हैं, पानी में अविलय, जल में अविलय होते हैं। एग्जाम्पल हो गया इंसुलिन, सेल्यूलोज, ये क्या है, पॉलीसेकेराइड है। फिर है मोलिश रिएजेंट, मोलिश अभिकर्मक क्या है और मोलिश टेस्ट क्या है, ठीक है। तो जो 10% सॉल्यूशन है ना, 10% OH सॉल्यूशन यानी 10% अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ नेफ्थोल क्या कहलाते हैं, मोलिश रिएजेंट कहलाता है। 10% OH सॉल्यूशन ऑफ नेफ्थोल, ठीक है। अभी क्या है, ऑल कार्बोहाइड्रेट गिव मोलिश टेस्ट, सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, मोलिश टेस्ट देते हैं। अब ये नहीं पूछा कि क्या देते हैं, इसने पूछा मोलिश टेस्ट, यानी हमको सारा बताना है। तो ये मैंने शॉर्ट टर्म में लिखा है, आपको उसको डीपली लिखना है कि जो सब्सटेंस का मोलिश टेस्ट चाहिए, जिस सब्सटेंस का भी मोलिश टेस्ट चाहिए, उसका क्या करेंगे, एक्वेटिक सॉल्यूशन लेंगे, ओके। टेस्ट ट्यूब में हवा में नहीं लेना है, टेस्ट ट्यूब में लेना है। उसके अंदर 1-2 ml मोलिश रिएजेंट मिला देंगे, ठीक है। क्या मिलाएंगे, मोलिश अभिकर्मक 1 से 2 ml, और उसके अंदर क्या मिलाएंगे, धीरे धीरे H2SO4, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, इसको धीरे धीरे मिलाया जाता है। तो ये लिख लेना स्लोली स्लोली, ओके। अब क्या करेंगे, जैसे जैसे इसको टेस्ट ट्यूब में लाएंगे ना, जैसे ये टेस्ट ट्यूब में मिलाए तो इसमें क्या होता है, जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं बॉटम के अंदर, ठीक है। और जो सॉल्यूशन है वो 2 कलर्स में, 2 लेयर्स में डिवाइड हो जाता है। और जो 2 लेयर में डिवाइड होते हैं ना, उसकी जैसे मान लो यहाँ पे ऊपर अलग है, यहाँ पे ऊपर अलग है, ठीक है। तो ये 2 लेयर में जो इसकी जो ये बीच वाला जो एक दूसरे को सेपरेट करते हैं ना, उसका कलर क्या होता है, लाल बैंगनी हो जाता है, यानी रेड और बैंगनी कलर की वहाँ पे रिंग पाई जाती है, रेड पर्पल रिंग वहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। जूम करके दिखा रही हूँ, एक बार अच्छे से देख लो, कोई डाउट ना रह जाए, ओके, गॉट इट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, युग्मन स्थिरांक को अच्छे से समझाना है, यानी 3 नंबर वाले में आने के चांसेस है, ठीक है। तो युग्मन स्थिरांक होता क्या, मैंने आपको पहले बता दिया था कि क्या है, मल्टीप्लेट के 2 शिखरों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट रहती है, उसी को क्या कहते हैं, युग्मन स्थिरांक कहते हैं, जिसे J द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। अब युग्मन स्थिरांक ये देख लो कि मल्टीप्लेट है, इसके 2 शिखरों के बीच की जो दूरी है उसे युग्मन स्थिरांक कहते हैं, इसे J द्वारा क्या कहते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। ठीक है, युग्मन स्थिरांक का मान युग्मन करने वाले प्रोटॉन एवं उनके पास के वातावरण पर निर्भर करते हैं, युग्मन करने वाले प्रोटॉनों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। और उनके रासायनिक वातावरण, केमिकल, ये रासायनिक है, सॉरी पास के लिए रासायनिक वातावरण पर निर्भर करते हैं, शॉर्ट 50 से खुद ही भूल गई, ठीक है। न कि NMR स्पेक्ट्रम के चुंबकन पर, NMR के स्पेक्ट्रम में जो मैंने फ्रीक्वेंसी बताई थी मैग्नेटिक फील्ड की, उस पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन के केमिकल बिहेवियर, केमिकल इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं। ये जो है रासायनिक शिफ्ट युग्मन स्थिरांक, सॉरी ये 2 प्रकार होते हैं, पहला है जेमिनल युग्मन स्थिरांक, दूसरा है विसिनल युग्मन स्थिरांक। इसको J बोलते हैं, इसको 2J बोलते हैं, इसको 3J बोलते हैं, ओके। J 2J 3J, DJ नहीं, J 2J 3J, ओके। तो 2J का रिप्रेजेंट कैसे, इस टाइप से हो गया, इसकी जो वैल्यू थी वो 0 से 30 हर्ट्ज तक रहती है, और जो 3J है यानी विसिनल युग्मन स्थिरांक है, इसकी वैल्यू 6 to 8 हर्ट्ज तक रहती है। इसको अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आने के चांसेस है, बड़े में आ सकते हैं, ओके। फोकस करके अच्छे से दिखा देती हूँ तुमको, गॉट इट। जो हमारा क्वेश्चन है वो है सम विभव बिंदु या फिर आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो अमीनो एसिड में अमीन व कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों ग्रुप उपस्थित होते हैं, पता है सबको, ठीक है। अतः ये क्या होता है, क्षार व अम्ल, एसिड बेस व एसिड, क्षार को बेस बोलते हैं, एसिड की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं। जलीय विलयन एक्वेटिक सॉल्यूशन में क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना वो क्या करते हैं, एसिडिक नेचर शो करता है, और H+ आयन का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, ठीक है। और जबकि जो क्षार वाला नेचर शो करते हैं, जो NH2 ग्रुप है वो क्षारीय नेचर यानी बेसिक प्रॉपर्टी शो करके क्या करते हैं, H+ आयन को एब्जॉर्ब करते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। तो विलयन में कोई भी अमीनो एसिड ज्विटर आयन वीक के रूप में रहते हैं, जो विद्युत उदासीन है, ठीक है। तो ये क्या होती है, ज्विटर आयन क्या होता है, ये बीच की कंडीशन होती है, जो कि इलेक्ट्रिकली यानी इलेक्ट्रिक न्यूट्रलाइज्ड होती है, ठीक है, न्यूट्रल होती है। तो वो कंडीशन होती है, यानी क्या होता है, लो pH पे क्या होता है, सबसे पहले इस तरह की स्ट्रक्चर पाई जाती है, फिर इसमें OH ग्रुप, यानी ये अपना क्या करेगा, OH ग्रुप पर देगा, नेचर बेस के नेचर शो करेगा, OH ग्रुप देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्विटर आयन यानी न्यूट्रल आयन बन जाएगा, उसके बाद वापस OH से क्या होगा, हाई pH पे नेगेटिव आयन बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये बड़े क्वेश्चन में आने की संभावना है, इसे अच्छे से देख लो। जो हमारे क्वेश्चन है ये भी बड़े वाले की ग्लिसराइड की जो सिंथेसिस है उसको समझाइए। आप बुक से एक बार इसकी थ्योरी जरूर पढ़ लेना, मैंने सीधा कंसेप्ट समझाने की कोशिश की यहाँ पे कि सिंपल ग्लिसराइड में क्या करते हैं, इस टाइप से ग्रुप लेते हैं जिसमें क्या होता है कि 1 2 3 ट्राइब्रोमोप्रोपेन लेते हैं, जैसे कि ये ले लिया, ठीक है। अब इसमें क्या किया, इसका आधिक्य करवाया गया, साथ में रिएक्शन करवाई गई, तो क्या बन गया, सिंपल ग्लिसराइड, जो भी स्ट्रक्चर फॉर्म होगी, क्योंकि ये पॉलीसैकेराइड वाले जो चैप्टर है ये लगभग रेक्टाफिकेशन की चैप्टर है, टू बी वेरी ऑनेस्टली रेक्टाफिकेशन की चैप्टर है,
आप इसको समझोगे फिर भूल जाओगे, समझोगे फिर भूल जाओगे, आखिरकार आपको रट्टे मारने पड़ेंगे। ओके, तो दिस इज वेरी सिंपल। ठीक है, इस तरह से याद कर लो कि यहाँ पे क्या होगा, OCOR यानी यहाँ वाला ग्रुप है, CRCO वाला यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा तीनों जगह। साथ में जो AG है वो 3 ब्रोमीन के साथ में बाहर निकल जाएगा, 3AgBr हो जाएगा। इसको अपने क्या कर दिया, इसको बोलते हैं संतुलित कर दिया, बैलेंस इक्वेशन कर दी। ठीक है, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स भी इसी तरीके से ये ले लिया, ग्रुप ले लिया, इसको हमने क्या किया RCONA। ठीक है, इसके साथ में अधिकता करवाई गई, तो साथ में क्या हुआ कि जो हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना वो क्या हो गया, मिश्रित प्रकार का कॉम्प्लेक्स बन गया। देखो ये जो क्वेश्चन है प्रोटीनों वाले और ये सिंथेसिस वाले, कार्बोहाइड्रेट की स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है। ठीक है, तो इन पे थोड़ा फोकस करना। एक ध्यान रखना, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना, तो वो उस पर बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, 5 नंबर वाला या 4 नंबर वाला, फुल बड़े वाला क्वेश्चन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी कि कहाँ पे मैं शेयर कर रही हूँ, तो वहाँ से आप प्लीज़ वो नोट्स मतलब उठा लेना, कंप्लीटली डिटेल वाले। उसमें क्वेश्चन एंड आंसर आपको पूरे के पूरे मिल जाएंगे। हो सकता है मैं इंस्टा अकाउंट में डाल दूँ या फिर टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँ। डिस्क्रिप्शन वाली चीज़ों को फॉलो जरूर कर लिया करो, वहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन एंड आंसर के नोट्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ हमारे अप्रिशिएट करो, सब्सक्रिप्शन करो, हाथ काले कर रही हो तुम्हारे लिए, कुछ तो मेहनत करो तुम भी। Thank you and all the very best for your exam.